जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रिक में। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें मैथ पूछी जाती है तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया हो तो आपको पहले ये वाली संख्या चेक करनी है कि 195 जो है ये 15 से जाती है या नहीं जाती है। पहले ये देखेंगे 195 को 15 से डिवाइड करके देखेंगे तो 15 एक 15 15 3 45। ये जो 195 है ये 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर ये पूरी डिवाइड हो जाती है तो आपको जो शेष पहले दिया होता है हम उसी को संख्या मान लेते हैं, यानी कि हम अब हमारी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 47। तो अब हम जो आंसर निकालेंगे वो 47 को संख्या मान के निकालेंगे। तो 47 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेष आएगा, यानी कि 3 बार जाएगा, 15 3 45 46 47। तो हमारा जो शेष फल बचेगा वो 2 बच जाएगा। यही आपसे पूछा है क्या शेष बचेगा, तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। 13 और 14 हैं। उन दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब भी आपको एलसीएम के गुणनखंड दिए हों और कोमा एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ में हम उन गुणनखंडों का योग कर देंगे तो वही हमारी संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ से जो पहली संख्या है वो निकल के आ जाएगी एचसीएफ इंटू पहला गुणनखंड, और जो हमारी दूसरी संख्या है वो निकल के आ जाएगी एचसीएफ इंटू दूसरा गुणनखंड। तो देख लेंगे हमारी पहली संख्या यहाँ पे पूछी है उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपका जो एचसीएफ है वो तो सेम ही है, ठीक है, दोनों टाइप पे। तो जो गुणनखंड सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी कि जो आपका गुणनखंड 14 है, अगर उस यही हमारा जो गुणनखंड है वो 14 सबसे बड़ा है तो यही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो डिवाइड करेंगे 14 3 42, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 14 3 42 की 2 8 4 14 कम 14 28 29 14 29 30 31 32। तो 322 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 322। जो आपकी संख्या है वो 322 सबसे बड़ी होगी। अगर आपसे छोटी पूछी जाती तो आप इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर देते तो वो छोटी संख्या निकल के आ जाती। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मासय 4 है। तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का जो सवाल है वो एचसीएफ और एलसीएम से जो सवाल बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि ये वाला सवाल आपका पूछा जाए। तो देखते हैं दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 36 और उनका मासा 4 है। अगर संख्याएं हमारी a कोमा बी, अगर संख्याओं को मान लें और मासा 4 दिया तो संख्याएं हमारी हो जाएंगी 4a कोमा 4b। ठीक है, ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। एक मिनट। अब आपको दे रखा है दो संख्याओं का योग, यानी इनका जो योग है 4a प्लस 4b, ये आपको 36 दे रखा है। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर में 36। तो 4 नेम 36। अब आपको कोई भी दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका की योग न हो। ठीक है, जिनका योग न हो। चलिए देख लेते हैं संख्याएं। एक तो हो सकती है 1 प्लस 8 हो जाएगी, और दूसरी 2 प्लस 7। ठीक है, 3 प्लस 6 हो जाएगी और 4 प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी वो चार संख्याएं, चार गुणनखंड आ गए जिनका योग न होगा। अब इनमें से आपको यही वो जोड़े, इनमें से आपको जो संख्याएं लेनी है वो लेनी है जिनका की जो एचसीएफ हो वो एक हो। ठीक है ना। तो 1 और 8 का एचसीएफ एक आ जाएगा, 2 और 7 का एचसीएफ एक आ जाएगा। ठीक है, 5 और 4 का एचसीएफ एक आ जाएगा, लेकिन 3 और 6 का एचसीएफ एक नहीं आएगा। इसलिए आपको 3 और 6 नहीं लेने हैं। तो ये नहीं होगा, बल्कि जो जोड़े हो जाएंगे आपके 1 और 8 का जोड़ा हो जाएगा, 2 और 7 का जोड़ा हो जाएगा, 4 और 5 का जोड़ा हो जाएगा। तो आपके ऐसे 3 जोड़े हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पे आते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। संख्याएं हमने मान ली है 4a 4,4b। इनका योग आपको दे रखा था 36, 4 कॉमन ले लिया तो इनका योग a प्लस बी आ गया 9। हमें दो संख्याओं के ऐसे जोड़े ढूंढने हैं जिनका की योग 9 हो। 1,8 आ गई, 2 7 आ गई, 3 6 आ गई, 4 5 आ गई।
अब इनमें से हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका कि HCF 1 हो। तो इनमें तो केवल 3 ही संख्याएं ऐसी है जिनका कि HCF 1 होगा, नहीं तो इसमें तो इसका HCF 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो आपके ऐसे 3 जोड़े संभव हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। अगर 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। आपको कह रहा है कि 10 पुरुष या 12 महिलाएं, ठीक है, यानी कि 10 जो मेल है उनकी जो इफिशियंसी 12 फीमेल के बराबर में है। यहाँ से हम मेल और फीमेल की हम इफिशियंसी निकालें तो ये आ जाएगी 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी कि जो 5 मेल है, ठीक है, जो 5 मेल है वो 6 फीमेल के बराबर में है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही महिला एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को, अगर हम 5 मेल हैं, ठीक है ना, तो मेल की जो इफिशियंसी है वो 6 आ गई। यहाँ से मेल की जो इफिशियंसी है वो 6 और जो फीमेल की इफिशियंसी है वो है 5। अगर कोई भी, ठीक, अगर कोई भी मेल जो है कि एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो 6 दिनों में काम, तो जो मेल है उनके द्वारा 6 दिनों में किया गया काम हो जाएगा आपका 60। यानी जो आपका 60 है ये आपका टोटल वर्क है। 60 आपका टोटल वर्क आ गया। वो कहते हैं अगर 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करें, 5 पुरुष प्लस 2 फीमेल एक साथ काम करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन का समय लगेगा। इस काम को अगर हम फीमेल को मान के करें तो ज़्यादा इजी रहेगा। देख लेते हैं। 5 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो इसमें आपको जो दे रखे, देखिए 10 या 12 महिलाएं, ठीक है ना, या तो 10 मेल या फिर 12 फीमेल। इसको हम फीमेल मान के करते हैं। तो अगर हम फीमेल मतलब महिलाओं को मान लें तो 12 महिलाएं हैं, वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, 10 दिन में पूरा करती हैं। तो 5 पुरुष और 2 महिलाएं, क्योंकि 5 पुरुष जो है वो 6 फीमेल के इक्वल है। 5 पुरुष बराबर 6 फीमेल। तो अगर इसकी जगह हम फीमेल रख दें तो 6 फीमेल प्लस 2 फीमेल, तो ये 8 फीमेल आ जाएंगी। तो इसी काम को पूछा है 8 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देख लें, यहाँ से इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे, 2 से काट देते पहले, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब इसको 4 से काट देंगे, 4 3 12। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाए वो हो जाएगा 5 3 15। ठीक, आंसर निकल के आ गया 5 3 15। ये जो आपका फार्मूला लगा ये लगा है MDH वाला। M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 और H2। ये फार्मूला लगा है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 15। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 25,000 है। ठीक है, पहले वर्ष के दौरान इसमें 10% की वृद्धि होती है। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10, यानी कि वृद्धि हो गई। चलिए आगे देखेंगे। दूसरे वर्ष के दौरान ये इसमें वृद्धि हो रही है। दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 20% की कमी होती है। तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5, इसमें इसकी कमी होती है। और तीसरे वर्ष के दौरान 30% की वृद्धि होती है। 30% की जो भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 3/10, इसकी वृद्धि होती है। अब देख ले, इसमें सक्सेसिव लगा देंगे। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो ये पहले वर्ष में जनसंख्या अगर पहले 10 थी तो फिर वो बढ़ के 11 हो गई। उसके बाद में अगर 5 थी, माइनस हुई यानी घटी है तो 4 हो गई। और फिर 10 थी अगर तीसरे वर्ष में तो अब वो 13 हो गई। सक्सेसिव लगा दें तो ये आ जाएगा आपका 500। अगर पहले जनसंख्या 500 थी तो 3 वर्ष बाद आपकी हो गई है 13 चौको 52, 11 दूनी 22, 55 56 27, मतलब 572। तो अब जो आपकी जनसंख्या हो गई है वो हो गई है 572। ठीक है, अब देख लेंगे एक कस्बे की जनसंख्या, लेकिन दी कितनी थी, दी थी 5,000, यानी कि जो 500 है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 25,000। तो एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50।
3 वर्ष बाद जनसंख्या, यानी आपसे 572 की पूछ रहा है वैल्यू, तो 572 इसकी वैल्यू पूछा तो ये हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36 और 5 25 और 3 38, 5 25 और 3 28, तो ये आपकी जो वैल्यू है ये जाएगी 28,600। यानी अब जो जनसंख्या है, कोई जनसंख्या अगर पहले 25,000 थी तो वो अब हो जाएगी 28,600, ऑप्शन ए। अगले पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% का परिवर्तन होता है, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो जब भी आपको समतुल्य परिवर्तन निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स बाई बाई 100। यहाँ से निकाल लेंगे, चौड़ाई लंबाई में 30% की वृद्धि होती है, यानी 30 माइनस, यानी माइनस का कमी होती है, मतलब माइनस होता है, तो बाई आपका माइनस हो जाएगा, प्लस के 30, सॉरी यहाँ से ये निकल के आ जाएगा आपका 20, ये 20 आ जाएगा, प्लस के में ये 30 और माइनस का 20 का मल्टीप्लाई अपॉन में 100, तो 30 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, ये जो माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, यानी अब जो है वो 4% आ गई। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी 4%। अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू आती तो इसका मतलब होता है कि डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्लस की 4 आई है, यानी कि अब जो क्षेत्रफल होगा वो 4% इंक्रीज होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चावल की कीमत में 20% अधिक होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में 25 किलो कम चावल खरीद पाता है, अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी पहले की कीमत 5 थी तो वो 4 हो गई, ये प्राइस था, 5 हो गई 4 हो गई। अब अगर जब कीमत, यानी कि जब आपकी जो मतलब वो होती है परचेजिंग, जो आपको कॉस्ट प्राइस मतलब जो कीमत फाइनल कीमत होती है यहाँ पे 600 रुपये, ये आपका कांस्टेंट है, तो फिर जो आपका प्राइस का जो रेशियो होगा उसका जो अपोजिट होगा वो कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे 600 रुपये है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए आपकी जो खपत है उसका रेशियो हो जाएगा 4:5। तो आपने देखा पहले अगर 25 किलो चावल कम खरीद पाता है, 5 से आपकी अधिक होने के कारण, एक मिनट कुछ शायद इसमें गलत दिया हुआ है, ड्यू टू 20% प्राइस हाई इन द प्राइस ऑफ राइस ए पर्सन एबल टू परचेज लॉस ऑफ, यानी पहले अगर 5 थी, एक मिनट, ये यहाँ पे जो कीमत है वो बढ़ी है 20%, तो 5 थी तो अब हो गई वो 6। ठीक है, अब 6 हो गई, तो अब 6 हो गई तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी पहले अगर वो किसी 6 यूनिट चावल खरीद पाता था, तो कीमत बढ़ने के कारण जब उसकी 1 रुपये कीमत बढ़ी, 1 यूनिट कीमत बढ़ी, तो वो 5 यूनिट ही खरीद पाता है। तो कितने यूनिट कम खरीद पाता है, तो 1 यूनिट कम खरीद पाता है। तो 1 यूनिट आपको दे कितना रखा है, तो ये 25 किलो के बराबर दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 25 किलो, यानी अब जो उसकी कंजम्पशन है वो 25 या 150, यानी 150 किलो अब यहाँ पे पहले खरीद पाता था, तो अब वो 125 किलो ही खरीद पाता है। पूछा है आपसे अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी अंतिम मूल्य 600, उसके पास रुपए हैं 125 खरीदनी है, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25, 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50, 25 चौकू 100, तो 4 5 चौकू 20, पनोट 40, तो अब जो उसकी कीमत है वो हो जाएगी 4.8 रुपये पर केजी। अगर आपसे पहले वाली कीमत पूछता तो पहले वाली कीमत निकालने के लिए हम 600 में 150 का भाग देते थे, 15 चौकू 60, तो पहले अगर कीमत 4 रुपये पर केजी थी, तो अब जो कीमत है वो 4.8 रुपीज पर केजी हो गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, एक साइकिल बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और 12% की, यदि वह 12% की छूट देता तो उसे लाभ में 79 रुपये कम मिलते, साइकिल का अंकित मूल्य है। मान लिया कि हमने साइकिल का अंकित मूल्य 100 रुपये, इसमें उसने 10% की छूट दी तो इसने उसे 90 रुपये में बेचा। ठीक है, अब अगर यही छूट वो 12% की देता, यानी वो 88 की बेचता, तो उसे लाभ में 79 रुपये कम मिलते, लेकिन यहाँ से मिल कितने कम रहे हैं, तो 2 रुपये कम मिल रहे हैं, तो ये जो 2 की वैल्यू है ये आपकी 79 के बराबर हमें आ गई। ठीक है,
तो यहाँ से जो एक की वैल्यू है वो आ जाएगी 79/2। तो साइकिल का अंकित मूल्य, साइकिल का जो अंकित मूल्य है वो हमने 100 रुपये माना था, तो यहाँ से काट देंगे तो ये 50 बार कट जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी 5 45। लास्ट में 5 जीरो, लास्ट में जो इकाई यूनिट डिजिट था या तो 5 जीरो होंगे, 2 यूनिट डिजिट। तो यहाँ से बी और सी तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गए ए बी, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 ने 45, 5 से 35, 4 39, यानी साइकिल का जो अंकित मूल्य था वो था 3950 रुपये। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी ने 2 लैपटॉप खरीदे जिसकी कुल कीमत 15,120 रुपये थी। उसने उनमें से एक को 15% की हानि और दूसरे को 19% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों लैपटॉप का विक्रय मूल्य समान है तो कम कीमत वाले लैपटॉप की कीमत ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो कीमत थी वो कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये था, 15% की उसने हानि पर बेचा, यानी इसका जो सीपी आ जाएगा वो हो जाएगा 85 रुपये। ठीक है, और दूसरे को उसने, ये जो पहले वाले का सीपी है, और दूसरे को उसने बेचा है 19% के लाभ पर। ठीक है, तो 19% का लाभ हो जाएगा 119 में उसने बेचा है, दूसरे की भी कॉस्ट प्राइस 100 होता। अब ये कह रहा है दोनों लैपटॉप की जो विक्रय मूल्य है वो समान है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो आपको समान दिया गया है। ये कोई लैपटॉप है ए और ये है कोई लैपटॉप बी, तो कम कीमत वाले लैपटॉप की कीमत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकालें, यानी 85, ए और बी को हम रेशियो का निकाल लें। कोई लैपटॉप है ए को उसने 85 रुपये बेचा, और कोई लैपटॉप अगर बी है तो उसने 119, मतलब 19% का लाभ लेके 119 पे बेचा। तो यहाँ से हम ए और बी का अगर रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा 119/85। ये 70 से काटेंगे, 70×85, 70, 119। तो ए की जो कीमत है वो 7 है और बी की जो कीमत है 5 आ गई। लेकिन उसने कह रहा है जिसकी कुल कीमत 15,120 थी, यानी 7×5 12, हमारे अकॉर्डिंग ये 12 कीमत बन रही है, लेकिन कुल कीमत थी 15,120 जो कि उसने सवाल में दे रखा है। तो कम कीमत वाला लैपटॉप है बी, ठीक है, जिसका विक्रय मूल्य 5 है। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15,120 बटे में 12। हमें चाहिए है 12 एकम 12, 1 13, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 3 15, 12 दूनी 24, 6 7 12, 72। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1260 रुपये। तो हमें चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1260 इंटू में 5, तो ये हो जाएगी 5 छक्का 30, जीरो हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 3 5 5 3 8, कहीं दे रखा है 8300 रुपये। हाँ, ये जो आंसर है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका आंसर आ जाएगा 8300 रुपये। अगले सवाल पे आते हैं। 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 150 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक कमीज 105 रुपये पर उपलब्ध है। यदि छूट का मान 12.5%, यानी जो दूसरी छूट है इसका मान आपको दे रखा है 12.5% है, तब पहली छूट का क्या मान है। 150 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको हमने पहली छूट दी, हमने पहली छूट मान लिया ए, तो हमने उसको 100 रुपये में से ए की छूट दे दी, और उसके बाद हमने इसी पे दूसरी छूट भी दी। तो 12.5% की हम छूट देंगे, 100 में से 12.5% की हम छूट देंगे, तो ये आपका कितना बचेगा, 87.5, 87.5। दो छूट देने के बाद में वस्तु की कीमत इतनी है, लेकिन वो दे रखा है उसने 105 दे रखी है। अब इसको हम काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 छिंगा 150, 25 से 4 बार। ठीक है, यहाँ से एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो इधर आ जाएगा, एक जीरो ये इधर आ गया। 4 से काट, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 से 6, 3 से इसको काट देते 150 को, 3 से का 9 10, 3 5 15, यहाँ से 35 आ गए। 25 से इसको काटेंगे, 25 25 3 75, 10 85 87, यानी कि यहाँ से बचे 12, 25 पंचे 125, ये होगा ना 875, 25 3 75, 12 25 चौकू 100,
25 पंचे 125, यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा 25 चौको 140, 35 से 35 कैंसिल हो जाएंगे, तो 100 माइनस ए की जो वैल्यू है ये आ गई 80। तो यहाँ से अगर हम जो ए की वैल्यू आ जाएगी 20%, 80 को हम इधर लेके जाएंगे, ए को इधर लेके जाएंगे, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो 20%, यानी जो पहली छूट थी उसका जो मान था वो था 20%। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि प्रेक्षणों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य सतह दिया हो, जो आपका माध्य होता है वो आती है अगर क्रमागत संख्याएं दी हुई हो। क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है इस सभी में दो दो का अंतर होता है, जब अंतर या जोड़ समान हो तो उनको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। तो जो बीच वाली संख्या होती है, जो बीच वाली संख्या होती है वही आपका माध्य होती है, बीच वाली संख्या, जब क्रमागत संख्याएं दी हुई हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 संख्याएं, तो इनका जो माध्य है वो हो जाएगा x+4। तो इन सभी पांचों संख्याओं का जो माध्य है वो हो जाएगा x+4, लेकिन माध्य दे रखा है 70 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य x+4, x+6, x+8। आपसे इन अंतिम तीन का माध्य पूछा है, तो इनका जो माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा x+6। इनका जो माध्य हो जाएगा ये हो जाएगा x+6। x की वैल्यू है 13, 13+6, यानी जो आपका आंसर आया है वो हो जाएगा 19, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर 400 मीटर लंबे दो पुल, ये कोई दो पुल है, एक जो है वो 800 मीटर लंबा है और दूसरा 400 मीटर लंबा है। दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड में, जो 800 मीटर वाला पुल है इसको वो 100 सेकंड में पार करती है, और जो 400 मीटर वाला पुल है इसको वो 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई सेम ही होगी क्योंकि दोनों पुलों को एक ही रेलगाड़ी पार कर रही है, लेकिन यहाँ पे टाइम ज्यादा कम लग, मतलब ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे टाइम लग रहा है कम। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पुल है वो उसकी लंबाई है 800 मीटर, लेकिन यहाँ जो पुल है इसकी लंबाई है 400 मीटर, यानी ये जो 400 मीटर का जो डिफरेंट है, ये जो 400 मीटर का जो डिफरेंट है यही आपका चाल, मतलब जो समय लग रहा है उसके लिए, यानी 400 मीटर, यहाँ पे समय कितना उसको कम लग रहा है, मतलब तो यहाँ पे लग रहा है 40 सेकेंड, यानी वो 40 सेकेंड में जो रेलगाड़ी है वो 400 मीटर चल लेती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो दूरी बटे तो स्पीड हो जाएगी इसकी 400 बटे में 40, यानी जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई इसकी, 10 मीटर पर सेकंड की। तो आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 800, जब भी पुल किसी भी जब भी ट्रेन किसी भी पुल को पार करती है तो अपनी दूरी को ही पार करती है, या फिर इसको ऐसे निकाल लेंगे 10, इसको हम किसी भी एक पुल को हम ले लेते हैं, यहाँ पे 100 सेकंड का उसे समय लगता है, लेकिन जो रेलगाड़ी की स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, तो वो 100 सेकंड में कितनी चलेगी, तो 100 सेकंड में जो रेलगाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी 1000 मीटर। ठीक है, उसने 1000 मीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन इस 1000 मीटर की दूरी में इस रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई भी होगी, तब ये 1000 मीटर होगी जाके। लेकिन आपसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, लेकिन इसकी पुल की लंबाई दे रखी 800 मीटर, तो हम पुल की जगह पे हम 800 मीटर रख देंगे, तो यहाँ से जो आपकी ट्रेन की लंबाई है वो निकल के आ जाएगी 200 मीटर, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगर हम इसको रख के देखते तो इससे भी आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इसको लेते हैं तो 60 सेकंड उसको टाइम लगता है 400 मीटर पुल को पार करने में, स्पीड उसकी है 10 मीटर पर सेकंड, तो 60 सेकंड में दूरी तय कर लेगी 600 मीटर की, लेकिन इस 600 मीटर में पुल की लंबाई भी है ट्रेन की लंबाई भी है, तो यहाँ से लेकिन पुल की लंबाई दे रखी 400 मीटर, तो 600 में से 400 चले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो 200 मीटर बचेगी, वो ट्रेन की लंबाई बचेगी। आपको याद रखना है जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है ना, या फिर कोई भी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो वो जो ट्रेन है वो अपनी दूरी
और प्लस इनकी जो दूरी होती है, कुल ये जितने लंबे होते हैं इतनी ही दूरी तय करती है। लेकिन अगर ट्रेन किसी भी ऐसे व्यक्ति को पार करती है जिसकी अपनी कोई दूरी ना हो, तो ट्रेन अपनी ही दूरी को, अपनी ही लंबाई को पार करती है, यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी वही उसकी दूरी हो जाएगी। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, यानी कि जो शांत जल में उसकी चाल है एक्स, ये है 5 किलोमीटर पर आवर। यदि नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो बाई की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु तक जाने व वापस आने में उसे 75 मिनट लगते हैं। ये एक कोई बिंदु है, यहाँ से एक कोई दूसरा बिंदु है, वो व्यक्ति यहाँ से गया, ठीक है, और उसके बाद में पहले गया और फिर वापस आया। अब जब वो जाएगा तो वो नदी की बहाव की दिशा में जाएगा, यानी उसकी जो नदी की धारा की दिशा में चाल हो जाए वो हो जाएगी x+22। लेकिन जब वो वापस आएगा तो जो उसकी चाल होगी वो हो जाएगी x-22। तो जब उसे जाने में उसकी जो चाल होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है, लेकिन जब वापस आएगा वो तो उसकी चाल होगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इन दोनों को 75 मिनट लगते हैं, तो अलग अलग चाल दी हुई हो तो इनकी औसत चाल निकाल लेंगे। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी, हमने कल आपको बताया था जब दूरी नियत हो तो जो औसत चाल होती है वो होती है 2s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस s2। s1 आपको दे रखा है 2 इंटू 6 इंटू 4 बटे में 6 4 10, ये उसकी औसत चाल होगी। लेकिन हमें दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होती है चाल गुणा में समय। समय है 75, लेकिन ये जो 75 है ये आपको मिनट दे रखा है, इसको हम घंटे में बना लेंगे तो 60 का भाग कर देंगे तो ये घंटे में आ गए। अब इसको देख लेते हैं, 6 से काटेंगे, 6 से 10 बार 6 60, ठीक है, 75 से 25 दिया 75, और इन दोनों काट देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो आपकी जो उसकी क्या नाम, कुछ गलत, हाँ 2 तिया 6 सही है, तो यहाँ पे 3 बचा है, तो जो उसकी दूरी आ गई वो आ गई 6 किलोमीटर दूरी आ गई। लेकिन यहाँ पे हमने ये जो 6 किलोमीटर दूरी है वो उसने कुल जो दूरी है वो चली, यानी जाने में 3 किलोमीटर, ठीक है, और आने में 3 किलोमीटर। उसने जब भी औसत चाल से हमने दूरी निकालते हैं तो वो कुल दूरी आती है। लेकिन आपसे पूछा है यह बिंदु कितनी दूर है, यानी केवल आपसे इसके बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। आधी कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14। सुनीता प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय के लिए ठीक 10 बजे निकलती है। ये सुनीता का यहाँ पे कोई घर है, यहाँ से वो निकलती है और यहाँ पे वो जाती है अपने विद्यालय में, ठीक है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती तो वह विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचती, यहाँ पे पहुंचती होगी। यदि वह यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती, जब वो 5 किलोमीटर से चलती तो 6 मिनट की देरी से पहुंचती। लेकिन जब वह विद्यालय लेकिन जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती तब वह विद्यालय 10 मिनट पूर्ण पूर्व पहुंच जाती, ऐसे पूर्व पहुंच जाती विद्यालय से उसकी घर की दूरी। जब भी आपको टाइम डिफरेंस दे रखा हो, टाइम डिफरेंस दे रखा हो तो जो दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे आपको टाइम डिफरेंस दे रखा है 6 मिनट की देरी या फिर 10 मिनट पूर्व, तो जो दूरी होती है, तो फिर जो दूरी होती है वो होती है, दूरी बराबर होता है, आपका जो फार्मूला आता है वो होता है s1 इंटू में s2 अपॉन में s1 डिफरेंस s2 इंटू जो आपका टाइम डिफरेंस होता है वो टाइम डिफरेंस। तो यहाँ से s1 कितना है, जो उसकी पहली स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो s1 है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू s2 आपका है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में इनका जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 1, ठीक है। और टाइम डिफरेंस यहाँ पे वो 10 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट की देरी से पहुंचती है, यहाँ पे 10 मिनट पूर्व। जब भी देर या फिर पूर्व दिया हो तो जो समय होगा वो ऐड हो जाएगा, तो जो टाइम डिफरेंस है वो हो जाएगा 16 मिनट का। लेकिन इसको हम घंटे में बना लेंगे तो 60 का हम भाग दे देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16,
यानी जो घर की दूरी है वो है 8 किलोमीटर। ये आपको फार्मूला याद रखना है, S1 इंटू S2 अपॉन में S1 और S2 का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस डेल्टा। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये दूरी का फार्मूला होता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला कह रहा है एक बैग में 480 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। यानी कि आपके पास में 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। ये आपको दे रखा है। सिक्कों की संख्या 5:7 के रेशियो में आपको दे रखी है। यानी कि अगर 5 रुपए के आपके पास में मतलब 5 सिक्के हैं 5 रुपए के, 7 सिक्के हैं 2 रुपए के और 9 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो आपके पास में टोटल रुपए हो जाएंगे 5×25, 7×14 रुपए हो जाएंगे इधर, और 9×1 9 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐड करते हैं 25 और 10 35 और 4 39, 39 और 9 48, यानी आपके पास में जो टोटल रुपए हैं वो 48 रुपए हैं। लेकिन आपको दे रखा है 480 रुपए, 480, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 यूनिट। लेकिन आपसे पूछा 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के हमारे पास में 7 सिक्के थे, तो यहाँ से जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो आ जाएंगे 70। तो आपसे 2 रुपए के जो उस बैग में 70 सिक्के हैं, यानी ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन 16 का 80,000 रुपए के साथ 3 भागीदार एक कंपनी की स्थापना करते हैं। फिर वर्ष के अंत में 1800 रुपए, 3,000 रुपए, 4800 रुपए का लाभ कमाते हैं। दूसरे व्यक्ति का निवेश ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना है जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का रेशियो ही जो होता है, प्रॉफिट का रेशियो यही आपका पूंजी का रेशियो होता है। यानी जो 3 व्यक्ति है, यानी कोई 3 व्यक्ति A B C, इनका जो प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट है 1800, इसका है 3,000 और इसका है 4800। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 3 18, 6 से 5 बार, 6 से 8 बार, यानी इनका जो पूंजी का रेशियो वो निकल के आ जाएगा 3 5 8। लेकिन यहाँ पे दे रखी है आपको पूंजी दे रखी है 80,000 रुपए, तो ये आ जाएगा 5 3 8 8 16, यानी 16 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 80,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16 पंचे 80, एक की वैल्यू होगी 5,000। दूसरे व्यक्ति का निवेश ज्ञात कीजिए। दूसरे व्यक्ति का जो निवेश था वो 5 था, यानी दूसरे व्यक्ति का आपको आपसे जो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 × 500, तो ये आ जाएगा 25,000 रुपए। यानी दूसरे व्यक्ति की जो पूंजी थी वो 25,000 रुपए थी। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन 70 कह रहा है एक निश्चित राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 160 रुपए है और CI और SI में अंतर ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 2 ईयर का CI माइनस में SI पूछा जाए तो ये फार्मूला होता है PR² अपॉन में 100 स्क्वायर। ये 2 ईयर का CI माइनस SI का फार्मूला होता है। यहाँ से हम P निकाल लेंगे। आपको SI दिया हुआ है, SI बराबर होता है PRT अपॉन में 100। SI आपको 160 रुपए दिया है, P आपको निकालना है। R की वैल्यू है 4%, समय है 2 साल, 100, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 है, 2 से काट देंगे 20 बार, तो यहाँ से जो आपका जो P है वो निकल के आ जाएगा 2,000 रुपये। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखने हैं, P आपका 2,000 है, दर जो है वो 4% है, 100 × 100 निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट देंगे 25 बार, 5 से काट देंगे 5 25, 5 चौक 20, तो ये निकल के आ जाएगा 400 को 4 चौक 16/5, यानी कि ये आ जाएगा 5 3 15, 1 16, 5 दूनी 10, यानी 3.2 रुपये इसका अंतर होगा। CI माइनस SI का जो डिफरेंस वो हो जाएगा 3.2। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है एक किसान साहूकार से 10,000 का उधार लेता है। साहूकार उसे 15% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार देने को तैयार होता है। 2 वर्ष बाद किसान ब्याज स्वरूप 1800 तथा एक बकरी देता है, तो बकरी की कीमत क्या है। यहाँ से आपको बकरी की कीमत पूछी गई है। यहाँ से आपको क्वेश्चन से ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो दर दी हुई है ये वार्षिक है मतलब चक्रवृद्धि है या फिर साधारण है। तो जब भी आपको दर ना दी जाए तो वो आपको चक्रवृद्धि ही लेनी है, चक्रवृद्धि, ठीक है ना। अब 2
15% की 2 साल की 2 ईयर की जो समतुल्य ब्याज दर है वो कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 15/100। 15 15 30 होता है, प्लस में 15 पर नियम 225/100 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 32.25। यानी 32.25% का उसको ब्याज मिलेगा। कितने पे? 10,000 पे। 10,000 पे 32.25% का ब्याज मिलेगा तो उसे कितने रुपए हो जाएंगे उसके? यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 4 से ये खत्म, यानी उसको जो रुपए हो जाएगा 3225। ठीक है, लेकिन उसने 1800 रुपये दे दिए, यानी 2 साल बाद उसे ब्याज में 3225 रुपये चुकाने हैं, लेकिन उसने 1800 रुपये दिए और एक बकरी भी। तो बकरी की कीमत कितनी है? 5 2 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 और 3 में से 8, यानी कि उसकी जो बकरी कीमत वो हो जाएगी 1425 रुपये। ये तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही मान के करते हैं। पी कितना है? 10,000 इंटू 8, 15% की 2 दरें हैं, 15% 2 साल के लिए तो 100। यहाँ से अगर हम निकाल लें तो ये जो 15 दूनी 30 यानी 3,000। ऐसा ही उसको 3,000 देना है, 1800 उसने दे दिए, तो यहाँ से बकरी कितने की आ गई? तो यहाँ से बकरी की कीमत है 1200 रुपये। अब एक काम कीजिए, या तो अगर देखिए, या तो आप यहाँ पे कर लीजिए वार्षिक साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ से आप कर लीजिए वार्षिक साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज, तब तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अब केवल यहाँ पर अगर वार्षिक ब्याज दर लिखा रहता है तो आपका जो आंसर आएगा वो 1425 रुपये आएगा, ना कि इनमें से कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज कर लेंगे, यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कर लेना है, एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, सिंपल। अगले सवाल पे आते हैं। कहना 21 बाइंडर 1400 किताबों को 15 दिन में बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे 800 किताबों को 20 दिन में बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर जरूरी है? मैंने आपको फार्मूला बताया था, M1D1H1 अपॉन में टोटल वर्क बराबर M2D2H2 अपॉन में W2। कितने बाइंडर हैं? 21 बाइंडर हैं। ठीक है ना, कितने दिन में? 15 दिन में। वर्क कितना है? कितनी किताबें? 1400 किताबों को बाइंड कर देते हैं, यानी आपको 1400 हो गई। पूछा क्या गया है? 800 किताबों को, यानी जो वर्क टू वो 800 है। 20 दिन में, 20 डे में बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर, यानी आपसे जो बाइंडर यानी मैन मैन की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 20, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 सत्ते 14, 7 3 21, 7 3 21। कुछ गलत हो गया क्या? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 3 15 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 15 थे, तो यहाँ से जो वैल्यू यहाँ से बाइंडर आ जाएंगे 9, यानी आपको कुल 9 बाइंडर की जरूरत पड़ेगी। अगले सवाल पे आते हैं। ए तथा बी मिलकर मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी, ये किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी 15 दिन में, बी प्लस सी इसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। और सी तथा ए मिलकर, सी प्लस ए मिलकर इसी काम को 20 दिन में खत्म कर देंगे। तो पूछ रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? तो सी अकेला जो इसको समाप्त करेगा, अगर हमने 60 टोटल वर्क मान लिया, हमने मान लिया यहाँ पे जो 60 है ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, 60, अगर हम 12, क्या गड़बड़ हो गया भाई, ये हैंग कर गया क्या? 1 मिनट भाई, 2 मिनट। अब सही है।
पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इस सवाल को आई होप आप लोगों ने समझ पढ़ तो लिया ही होगा। इसको छोटा कर लेते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, ठीक है। हमने 60 को मान लिया, टोटल वर्क उसका 60, तो अगर वो 12 की इफिशियंसी से काम करेगा तो 5 दिन में काम खत्म कर देगा। तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4, तो 20 के अकॉर्डिंग आ जाएगी 3। यानी ए प्लस बी की जो इफिशियंसी वो है 5, बी प्लस सी की है 4 और सी प्लस ए की इफिशियंसी है 3। तो टोटल अगर इफिशियंसी निकालेंगे ये कि 5 4 9 3 12, लेकिन ये जो 12 कार्य क्षमता ये आ गई है ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा 2 बार बी है, 2 सी और 2 ए है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों की जो कार्य क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता ये आ गई 6 यूनिट, ठीक है। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर लेंगे। लेकिन आपसे पूछा सी का काम, तो ए प्लस बी की जो इफिशियंसी वो है 5, तो यहाँ से हम 5 वैल्यू रख दें ए प्लस बी की, तो सी की जो इफिशियंसी है वो आ जाएगी 1, यानी सी एक दिन में 1 यूनिट ही काम कर सकता है। तो 60 काम को एक ही इफिशियंसी से करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, तो आंसर आ जाएगा 60 डे, ऑप्शन डी। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है 3 नल टैंक को क्रमशः 10, 15 तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, तो टैंक भरने में समय। 3 नल है ए, बी और सी। ये इसको 10 मिनट में भर सकता है, ये इसको 15 मिनट में भर सकता है तथा ये इसको 18 मिनट में भर सकता है। हमने यहाँ पे टोटल वर्क मान लिया 15, सॉरी 10 है यहाँ पे। 18 एकम 18 36 88 54 58 72 18 90 15 छिक्का 90। हमने टोटल मान लिया कि जो टैंक है वो 90 लीटर का है, तो इसकी जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता आ गई वो आ जाएगी 9। ये जो है 15 15 15 छिक्का 90 18 पंच 90, ठीक है। अब कह रहा है 6 5 11 9 20, यानी ए प्लस बी, ये इसको एक दिन में 9, 1 मिनट में 9 लीटर भरेगा, ये 6 लीटर भरेगा, तो ये 5 लीटर भर देगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो मतलब भरने की क्षमता है वो आ गई 20। कह रहा है 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, यानी 3 मिनट बाद जो है वो ए बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि 3 मिनट तक तो तीनों नल साथ में भरा होगा, तो 3 मिनट में इन्होंने 60 लीटर, ठीक है, तो 90 था, इसमें से 60 लीटर इन्होंने भर दिया होगा। तो अब बचा कितना है, तो 90 में से 60 चले जाएंगे तो आपका बचा है 30 लीटर, ठीक है, 30 लीटर बचा है। अब 30 लीटर कह रहा है तो टैंक को भरने में समय लगेगा। अब जो ये 30 लीटर है ये केवल ए प्लस बी भरेंगे, ठीक है ना। ए प्लस बी की जो मतलब भरने की क्षमता है वो है 15 यूनिट, तो 15 दूनी 30, यानी यहाँ से इनको जो मिनट लगने वाले हैं, समय लगने वाला है वो 2 मिनट। तो 3 मिनट पहले और 2 मिनट अब, तो टोटल समय हो गया 5 मिनट, यानी कि टैंक को भरने में टोटल समय लगेगा वो लगेगा 5 मिनट। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि बचे हुए मतलब जो शेष भाग बचा है उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो लगता 2 मिनट, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, आंसर यहाँ पे 5 होगा। अगले पे आते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 और x वास्तविक है, तो ये तो सभी को पता होगा कि x प्लस 1/x 2 कब होता है, जब x की वैल्यू 1 हो, तभी यहाँ से 1 प्लस 1/1 बराबर 2 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 पे वैल्यू कितनी भी हो उसका आंसर 1 ही आता है, तो 1 प्लस 1/1, तो ये भी इसका भी आंसर आ जाएगा 2। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन 23। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी जो पासिंग मार्क्स है वो 40% है, ठीक है। एक प्रतियोगी को 220 प्राप्त होते हैं, एक कोई प्रतियोगी है यानी कि एक हमारे आपके जैसा है, वो 220 से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, क्या बात है, हम फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं। मतलब अगर हमें 220 में हमें 20 अधिक और मिल जाते तो हम पास हो जाते, यानी कि जो 40% की वैल्यू है ये हो जाएगी 240, मतलब 40% जो पासिंग मार्क्स है वो 240 के बराबर है। आपसे पूछा परीक्षा में अधिकतम अंक, कोई भी चीज़ अधिकतम होती है 100%, यानी आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 4 छंग 24, यानी जो अधिकतम वैल्यू है वो 600, यानी जो परीक्षा है वो 600 नंबर की है, तो उसमें आपको 240 नंबर मिलने जरूरी ही है, यानी 40%।
ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। अगर आप किसी भी दुकान से 15 वस्तुएं खरीदेंगे तो इसके साथ में वो एक आपको फ्री देगा। ठीक है, और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है, यानी आपको 4% का डिस्काउंट भी देगा। 4% का डिस्काउंट भी देगा। क्या बात है यार, बहुत दयालु ये तो दुकानदार है। ठीक है, और 35% लाभ कमाता है। क्या बात है, यानी 15 वस्तुएं आपने खरीदी, उसने आपको एक वस्तु फ्री दे दी, यानी आपको 16 वस्तुएं दे दी, और उन पर भी उसने 4% का डिस्काउंट दे दिया, फिर भी बंदे ने 35% का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, ये होती है दुकानदारी। अब आपसे पूछा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, यानी आपसे जो सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, तो आपको एक फार्मूला पड़ा होगा। सीपी और एमपी का जो रेशियो वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर यहाँ पे लॉस होता तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता। तो डिस्काउंट आपको कितने का दिया, 100 में से आपको डिस्काउंट दिया 4 का, यानी आपको डिस्काउंट टोटल मिला 6 का। प्रॉफिट कितने का हो गया, 100 प्लस में 35 का प्रॉफिट, यानी 135 का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया। लेकिन जो 96 डिस्काउंट है, ठीक है, जो, लेकिन देखिए सीपी है, उसने भले ही आपको एक वस्तु फ्री दे दी हो, ठीक है ना, 15 वस्तुएं आपने खरीदी, एक वस्तु उसने फ्री दे दी, लेकिन उसके पास से जो रुपए गए हैं वो तो 16 वस्तुओं के गए हैं ना, बट टोटल आपने वस्तुएं खरीदी हैं 16। तो जो सीपी होगा वो तो 16 वस्तुओं का, दुकानदार ने तो 16 वस्तुएं खरीदी ही होंगी। ठीक है, तो जो सीपी है वो 96 का डिस्काउंट दिया 16 वस्तुओं पे। ठीक है, लेकिन आपने पैसे कितने के दिए, तो आपने पैसे तो दिए हैं केवल 15 वस्तुओं के, तो इसके नीचे आ जाएगा 15 वस्तुएं, यानी एमपी। जो आपको प्रॉफिट हुआ उसने तो 15 वस्तुओं पे लिया है ना, तो आपने पैसे 15 के दिए हैं, लेकिन दुकानदार ने आपको वस्तुएं दी हैं 16। तो 15 निम्मा 135 और 16 6 96। ठीक है, तो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9। तो जो रेशियो निकल के आ जाए वो आ जाएगा 2:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देख लेते हैं। 15 वस्तुएं आपने खरीदी, एक वस्तु फ्री में दे दी। ठीक है, उसने 4% का डिस्काउंट भी दिया, 4% का उसने डिस्काउंट दिया, 35% का प्रॉफिट कमाया। तो जो सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है, एमपी का रेशियो होगा, ये होगा 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये होता है सीपी और एमपी का रेशियो। निकालिए 100 माइनस, तो ये आ गया 96, ये 135। लेकिन दुकानदार के पास से तो वस्तुएं 46 वस्तुओं का सीपी गया, लेकिन आपने उसको रुपए दिए 15 का, तो 16 और 15 का भाग दे दें तो आंसर आ जाएगा 2:3। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, ये कोई रेलगाड़ी है, ये जा रही है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके विपरीत दिशा से इधर से कोई लड़का आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, 4 सेकंड में इसको क्रॉस कर देती है अपने विपरीत, और इसकी जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी जो टोटल स्पीड यानी औसत स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड ये 10 को ही जा रही है, अब 10 इसी दिशा में जाती हुई, अगर ये S1 है, ये S2 इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी S2 है, तब जो औसत स्पीड आती वो हो जाती S1 माइनस S1 और S2 का डिफरेंस। ठीक है, लेकिन जब 10 इधर जा रही है, वो किसी ऐसी चीज को पार करती हुई इधर से आ रही है, इसकी S1 है, इसकी S2 है, तब जो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी S1 प्लस S2। ठीक है, अभी इसके विपरीत दिशा से आ रहा था, इसीलिए हमने स्पीड को जोड़ दिया, तो औसत आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि 4 सेकंड समय जो सेकंड में दिया गया है, और यहाँ पे जो आंसर भी वो भी मीटर में दे रखा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18×5 यानी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड है, वो 4 सेकंड में पार कर लेती है, यानी 25 चौका 100, यानी वो 4 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर की दूरी तय करेगी। तो अभी हमने पीछे आपको बताया था कि जब भी रेलगाड़ी किसी भी ऐसे व्यक्ति को पार करती है जिसकी अपनी लंबाई ना हो, जैसे व्यक्ति को पार कर रही है, तो जो रेलगाड़ी डिस्टेंस तय करती है वही रेलगाड़ी की लंबाई होती है। यहाँ पे रेलगाड़ी ने 100 मीटर की डिस्टेंस तय की, तो जो दूरी निकलेगी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 100 मीटर, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 100 मीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 बेहतरीन क्वेश्चन। आज हमने जो क्वेश्चन लिए वो सभी अर्थमेटिक के लिए हैं, क्योंकि आपका जो सीआरपीएफ का एग्जाम है वो आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।